हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का न्यू सब्जेक्ट आया है, तो उसमें क्योंकि एमसीक्यू सीरीज़ में आपका एग्ज़ाम होगा, आप सब जानते ही हैं, तो उसकी मैं आपसे यूनिट थर्ड जो है वो डिस्कस करूँगा। ठीक है। और जो यूनिट थर्ड है वो है आपकी फंड फ्लो एंड कैश फ्लो एनालिसिस। ठीक। इसमें जो है आप फंड फ्लो और कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने पढ़े होंगे, तो उसके दो चैप्टर्स हैं इसमें, और रेशियो एनालिसिस भी है आपका इसमें। तो क्योंकि सिलेबस जो है जो हम सबसे पहले उसके एमसीक्यूज पढ़े, तो हमें पता होना चाहिए कि वो टॉपिक क्या है। तो अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो इसलिए मैं सिलेबस जरूर डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है। तो इससे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक है। वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइएगा आप, आपको प्लेलिस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अलग प्लेलिस्ट है, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की अलग प्लेलिस्ट है, ई कॉमर्स की अलग प्लेलिस्ट है, इकोनॉमिक लॉ की अलग प्लेलिस्ट है। ठीक है। तो बीकॉम थर्ड ईयर के जो सीसीएस यूनिवर्सिटी में पेपर्स हैं, तो उसके सारे 6 के 6 सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में दे रखे हैं, और प्रीवियस ईयर के आपको सारे सोल्ड पेपर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में दे रखे हैं। जैसे बुकलेट मिलती है वैसे भी सॉल्व है, और कुछ पेपर्स इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में अलग अलग भी सॉल्व है। ठीक है व्यूअर्स। तो कल मैंने दो यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड डिस्कस करी थी, तो अगर आपने ना देखी हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। तो मैंने 3 यूनिट डिस्कस करी थी एक्चुअली। हिंदी मीडियम में तो यूनिट फर्स्ट डिस्कस करी थी और यूनिट सेकंड डिस्कस करी थी। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग और बजटरी कंट्रोल। और इंग्लिश में मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस मैंने इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करा था। तो कल 3 मैंने वीडियोस अपलोड करी थी। ठीक है। तो आज भी एक तो ये मैं अपलोड कर रहा हूँ, और इसके थोड़ी देर बाद जो यूनिट 4 है आपकी हिंदी मीडियम में भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस की, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। उससे पहले मैं बता दूं स्टूडेंट्स, मैं 450 प्लस में स्टूडेंट्स कम से कम 4 महीने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ये कुछ क्वेश्चंस नए मेरे पास में है, तो वो मैं डिस्कस कर रहा हूं अलग से। ठीक है। तो एक तरीके से नियर अबाउट 900 प्लस में क्वेश्चंस हैं मेरी प्लेलिस्ट में। ठीक है। केवल हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में अलग हैं। तो चलिए व्यूअर्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। नंबर फर्स्ट है आदर्श चालू अनुपात है, तो वो होता है 2:1। चालू अनुपात का सूत्र है, जो करंट रेशियो है उसका सूत्र होता है, आप सब जानते ही हो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। आदर्श तरल अनुपात होता है, तो वो होता है 1:1। ऋण समता अनुपात को इस नाम से भी जानते हैं, तो वो होता है आपका शोधन क्षमता अनुपात। चालू अनुपात 2.5 है, तरल अनुपात 1.5 है, कार्यशील पूंजी 1,50,000 है। तो चालू संपत्तियां कितनी होंगी, तो वो होंगी 2,50,000 की। बहुत ऊंचा चालू अनुपात, तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ठीक है। सकल लाभ है, तो सकल लाभ जो होता है वो संचालन आय का संचालन व्यय पर आधिक्य होता है, एक्सेस या सरप्लस। ठीक है। संचालन आय का संचालन व्यय पर आधिक्य अंशधारियों की क्षमता में शामिल होता है। देखिए, क्षमता अंश पूंजी भी शामिल होती है, पूर्वाधिकारी अंश पूंजी भी शामिल होती है, और संचय और आधिक्य भी शामिल होता है ना। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण तरल संपत्ति है, तो देखिए आपका कैशेड बैंक, ठीक है, और कैश इन हैंड और मार्केटेबल सिक्योरिटीज है ना, विपणन योग्य प्रतिभूति, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो तीनों ही हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी।
निम्नलिखित में से पूर्ण तरल संपत्ति नहीं है। जो स्टॉक है वो पूर्ण तरल संपत्ति नहीं होती। अनुपात विश्लेषण का उपयोग कंपनी की डैश पता लगाने के लिए किया जाता है। तो कंपनी की वित्तीय स्थिति, शोधन क्षमता और वित्तीय स्वास्थ्य। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। सकल लाभ अनुपात का सूत्र है तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। आवर्त अनुपात को कहा जाता है, देखिए आवर्त अनुपात को क्रियाशीलता अनुपात भी कहा जाता है। ठीक है, स्टॉक आवर्त अनुपात का सूत्र क्या है, यानी कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। प्रति अंश आय, अर्निंग पर शेयर है ना, शॉर्ट में ईपीएस कहते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है, इसका अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, दीर्घकालीन शोधन क्षमता का अनुपात, दीर्घकालीन शोधन क्षमता का पता चलता है ऋण क्षमता अनुपात से। यदि परिचालन अनुपात 80% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या परिचालन लाभ अनुपात कितना होगा, जाहिर बात है 20% ही होगा। मूल्य अर्जन अनुपात है ना, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो उपयोगी होती है तो वो अंशधारियों के लिए उपयोगी होती है। स्कंद आवर्त अनुपात की गणना में विक्रय किए गए माल की लागत में डैश से भाग दिया जाता है, किसका, औसत स्कंद का, एवरेज स्टॉक। तरल संपत्ति में शामिल नहीं होता पूर्वदत्त व्यय। ठीक है, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। निम्न स्कंद आवर्त अनुपात प्रदर्शित करता है स्कंद में अधिक विनियोग का। तरल संपत्ति में शामिल नहीं है स्टॉक। नकद माल का कार्यशील पूंजी का प्रभाव होगा, देखिए कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है, नकद माल का कार्यशील पूंजी पर कोई भी प्रभाव नहीं होता। चालू अनुपात माप है तो वो है अल्पकालीन शोधन क्षमता की। शुद्ध लाभ ब्याज एवं कर से पूर्व का विक्रय के साथ अनुपात होता है तो वो होता है परिचालन लाभ अनुपात। ठीक है, निम्न चालू अनुपात प्रदर्शित करता है तो ये करता है कार्यशील पूंजी की कमी, जो वर्किंग कैपिटल है उसकी कमी को शो करता है। सामान्यतः किन अनुपातों को प्रतिशत में प्रकट किया जाता है, जो लाभदायकता अनुपात होते हैं उनको प्रतिशत में प्रकट किया जाता है। परिचालन अनुपात है लाभदायकता अनुपात। पुस्तकीय ऋणों से वसूली चालू अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं डालती। शुद्ध अनुपात होता है कर के पश्चात शुद्ध लाभ का विक्रय पर। ठीक है, तरलता की सबसे बड़ी जांच है तो वो होता है पूर्णतया तरल अनुपात। अनुपात जितना ऊंचा होता है उतना ही अनुकूल होता है तो ये लागू नहीं होता, ये संचालन अनुपात पर लागू नहीं होता। ठीक है, एक कोष विवरण सारांश रूप में तैयार किया गया विवरण है जो विभिन्न तिथियों पर बनाए गए चिट्ठों की अवधि के मध्य वित्तीय दशाओं में हुए परिवर्तन का संकेत देता है। तो ये परिभाषा किसने दी है, ये दिए स्मिथ एवं ब्राउन ने। ठीक है, डेफिनेशन जरूर आप बच्चों याद कर लीजिएगा क्योंकि डेफिनेशन जरूर आती हैं। प्लांट और मशीनरी पर ह्रास है, देखिए कोषों का कोई प्रवाह नहीं होता। ठीक है, कोषों का कोई प्रवाह नहीं होता। कोष प्रवाह विवरण में शब्द कोष से आशय होता है तो वो कार्यशील पूंजी से होता है, वर्किंग कैपिटल। निम्नलिखित में से चालू संपत्ति नहीं है, ख्याति। ठीक है, गुडविल। कार्यशील पूंजी में कमी है, कोषों का प्रयोग। भूमि के क्रय हेतु अंश पूंजी का निर्गमन है, ना तो स्रोत न ही प्रयोग।
निम्नलिखित में से कोशों का प्रयोग है? बैंक ऋण की वापसी, ठीक है। शुद्ध लाभ में गैर रोकड़ व्यय जोड़कर आता है संचालन से कोष। रोकड़ में से 10,000 रुपये लेनदारों का भुगतान किया हो तो कार्यशील पूंजी में होगी, क्या होगी? कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कार्यशील पूंजी गणना का सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते ही होंगे, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। कोषों के स्रोत से संबंध नहीं है तो गैर व्यापारिक भुगतान से। कार्यशील पूंजी में परिवर्तन प्रदर्शित करने वाला विवरण है तो वो होता है कार्यशील पूंजी में परिवर्तन विवरण। यदि शुद्ध लाभ 50,000 रुपये है और गैर रोकड़ व्यय 20,000 रुपये है तो संचालन कोष, जो फंड फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं इंग्लिश में, तो संचालन से, ये बच्चों एक दो वर्ड मिसिंग है, पीडीएफ फाइल बनाते समय वो कट गए हैं, तो मैं जो बोल रहा हूँ आप ध्यान देना। 20,000 रुपये है तो संचालन से कोष यानी फंड फ्रॉम ऑपरेशन होगा तो वो होगा आपका 70,000 रुपये, ठीक है, प्लस कर देंगे। रोकड़ प्रवाह वर्गीकृत किया जाता है। देखिए जो कैश फ्लो होता है ना वो 3 भागों में, उसको 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया जाता है, ठीक है। बोनस अंशों के निर्गमन से होगा तो कार्यशील पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं। यदि वर्तमान वर्ष की कार्यशील पूंजी 50,000 रुपये है और गत वर्ष में यह -50,000 थी, ये जो मिसिंग है वो माइनस वर्ड मिसिंग है, ठीक है, तो -50,000 थी तो कार्यशील पूंजी में वृद्धि में शुद्ध परिवर्तन होगा तो होगा कार्यशील पूंजी में 1,00,000 रुपए की वृद्धि होगी। कच्चे माल का क्रय कार्यशील पूंजी में करेगा, देखिए कोई प्रभाव नहीं करता है। कच्चे माल को जब खरीदा जाता है तो वर्किंग कैपिटल में कोई प्रभाव उसका नहीं होता। पूर्वाधिकारी अंश पूंजी का शोधन करेगा, कोषों का प्रयोग। व्यापार द्वारा कमाया गया लाभ सामान्य रूप से वृद्धि करेगा कार्यशील पूंजी में, ठीक है। प्रतिभूति प्रीमियम खाते में वृद्धि है तो वह है कोषों का स्रोत। रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित है लेखांकन की रोकड़ पद्धति। निम्नलिखित में से रोकड़ प्रवाह, जिसे हम इंग्लिश में रोकड़ अंतर प्रवाह, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कैश इनफ्लो, नहीं है तो लेनदारों में जो कमी होती है वो कैश इनफ्लो नहीं होता। निम्नलिखित में से रोकड़ बहिर्वाह कैश आउटफ्लो नहीं है, वो है लेनदारों में वृद्धि। कैश इनफ्लो जो नहीं होती वो लेनदारों में कमी नहीं होती और जो कैश आउटफ्लो होता है वो लेनदारों में वृद्धि नहीं होता। महत्वपूर्ण गैर रोकड़ लेन देन शामिल किए जाते हैं। देखिए ना तो विनियोजन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह होता है, ना संचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह होता है और ना वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह होता है, ठीक है। तो सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से रोकड़ अंतर प्रवाह कैश इनफ्लो नहीं है तो वो है आपका ऋण पत्रों का शोधन। रोकड़ प्रवाह विवरण डैश संकल्पना पर आधारित है, रोकड़ संकल्पना पर, कैश कॉन्सेप्ट जो होता है। रोकड़ प्रवाह विवरण डैश वित्तीय विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण तकनीक है, कौन सी? अल्पकालीन, शॉर्ट टर्म। रोकड़ प्रवाह विवरण डैश की सहायता से तैयार किया जाता है, बैलेंस शीट की, आर्थिक चिट्ठा। रोकड़ प्रवाह विवरण अल्पकालीन वित्तीय विवरण नियोजन की उपयोगी तकनीक है तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। कर्मचारियों को रोकड़ भुगतान डैश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह द्वारा होता है, संचालन द्वारा, संचालन गतिविधियों से, ठीक है ना। रोकड़ प्रवाह विवरण रोकड़ खाते का प्रतिस्थापन है, बिल्कुल गलत है, ये असत्य है। रोकड़ अंतर्वाह नहीं है, किसका?
वो है आपका विनियोगों का क्रय। ठीक है, नेक्स्ट है गैर रोकड़ व्यय है, जो नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है वो हमारा होता है डेप्रिसिएशन। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोकड़ प्रवाह विवरण किस लेखांकन प्रमाप के अनुसार बनाया जाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करते समय व्यवसायिक गतिविधियों को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। सामान्य संचय में हस्तांतरण किस गतिविधि का भाग है? संचालन गतिविधि का। कुल विक्रय 3,50,000 रुपये है। ओपनिंग डेटर्स 65,000 है, क्लोजिंग डेटर्स आपके 88,000 हैं। तो कैश सेल्स होगा आपका, रोकड़ विक्रय होगा, तो वो आपका होगा 3,73,000 रुपये। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 संशोधित के अनुसार पूर्वाधिकारी अंशों का संशोधन है। तो वो देखिए, पूर्वाधिकारी अंशों का जो संशोधन होता है वो एक वित्तीय गतिविधि होती है, फाइनेंशियल एक्टिविटी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड का पालन आदेशात्मक है। किसके लिए? ऑप्शन बी की ऐसे उपक्रम या एंटरप्राइजेस जिनकी बिक्री 50 करोड़ रुपए से अधिक है। रोकड़ प्रवाह विश्लेषण किया जाता है, देखिए, संचालन गतिविधियों द्वारा भी, वित्तीय गतिविधियों द्वारा भी, विनियोजन गतिविधियों द्वारा भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। एक पुरानी मशीन जिसकी लागत 3 लाख रुपए है और उसको 1,40,000 रुपए में बेच दिया गया। ठीक है, इसका अपलिखित मूल्य 1,65,000 है। तो मशीन के विक्रय पर हानि कितनी हुई? तो सीधी बात है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 15,000 रुपए की हानि जो है वो होगी। ठीक है, संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त रोकड़ किस गतिविधि से रोकड़ प्रवाह माना जाएगा? तो वो वित्तीय गतिविधियों से माना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह होता है क्या? लाभांश भुगतान। निम्नलिखित में से विनियोजन गतिविधियों का भाग है संपत्ति का विक्रय। पूर्वदत्त व्ययों की राशि में वृद्धि का परिणाम होता है, वो होता है रोकड़ की कमी। ठीक है, चलिए, अब ये न्यूमेरिकल दे रखा है आपको। अगर आपका करंट रेशियो 3.75 टाइम्स है और वर्किंग कैपिटल आपकी 5,50,000 रुपये है, तो आपकी जो करंट एसेट्स है वो कितनी होगी? चालू संपत्ति, तो वो होगी आपकी 7,50,000 रुपये। उपयुक्त प्रश्न 78 के आधार पर चालू दायित्व यानी करंट लायबिलिटीज कितनी होगी? वो होगी 2 लाख रुपए। ठीक है, ये बच्चों ऐसे छोटे छोटे ही न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में आएंगे मतलब आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है। आपको फार्मूलेज बहुत अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, आपके पास जो भी कोई बुक है तो उसके आप क्वेश्चंस मत देखिएगा, आप एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो शॉर्ट जो आपको फार्मूले दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन या बहुत जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इजी करिएगा, वैसे ही आपको एग्जाम में आएंगे। तकरीबन 50 न्यूमेरिकल आपको आएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो 55 भी हो सकते हैं और 45 भी हो सकते हैं, तो 50 का आप टारगेट मान के चलिएगा। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,80,000 रुपये। स्टॉक टर्नओवर 6 टाइम्स। ओपनिंग स्टॉक इज ₹12,000 मोर देन क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना होगा? 86,000। उपयुक्त प्रश्न 80 के अनुसार क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? अंतिम स्टॉक वो होगा आपका 86,000। ठीक है, स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात 1:1.5 है। तो विक्रय किए गए माल की लागत 10 लाख रुपए है। स्थायी संपत्तियां होंगी, जो फिक्स एसेट्स होगी, वो कितनी होगी? वो आपकी होगी 15 लाख रुपए। ठीक, प्रश्न संख्या 83, 84, 85, 86 की सूचनाओं से हल करो। अब देखो यहाँ पर ये लॉन्ग न्यूमेरिकल एक पूछता है, बहुत ज़्यादा टिपिकल वाला नहीं है ये, है ना, बहुत इजी है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये इन्होंने 3 आपको डेटा दे दिए कि करंट रेशियो 2.5 है, लिक्विडिटी रेशियो आपका 1.5 है ना, और वर्किंग कैपिटल आपकी 3 लाख है।
तो आपसे पूछ रहा है 83 की करंट लायबिलिटी कितनी होगी, 2 लाख होगी। करंट एसेट्स कितनी होगी, 5 लाख होगी। लिक्विड एसेट्स कितनी होगी, 3 लाख होगी। ठीक है, स्टॉक का मूल्य क्या होगा, वो 2 लाख होगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपको फार्मूले कितने अच्छे से याद हैं। ठीक है ना, तो इजी एग्जाम्पल जो है उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक है। शुद्ध लाभ से क्या आशय है, देखिए फार्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, एक मशीन जिसकी लागत 4 लाख रुपए है और उस पर संकलित खराश जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो 2,40,000 रुपये है, उसे 1 लाख रुपए में बेच दिया गया। मशीन खाते का प्रारंभिक और अंतिम शेष जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है वो क्रमशः 9,60,000 और 10,60,000 है। तो हरास के लिए आयोजन खाते का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस 3,60,000 और 5,60,000 है। ठीक है, तो नई मशीन के क्रय का मूल्य कितना होगा, तो वो होगा 5 लाख रुपए। ठीक है, प्रश्न 88 के अनुसार चालू वर्ष की हरास की राशि का आयोजन होगा, तो वो होगा आपका 4,40,000 रुपये। ऐसी फिर से प्रश्न संख्या 88 के अनुसार मशीनरी के विक्रय पर हानि कितनी होगी, जब मशीन को सेल किया जाएगा तो कितना लॉस होगा, तो वो होगा 60,000 रुपये का। ठीक है, निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार संचालन से रोकड़ प्रवाह कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगी। देखो जो नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको वो 4,50,000 दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक 80,000, क्लोजिंग स्टॉक 1,30,000। ठीक है, तो आपसे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पूछ रहा है, तो वो होगा आपका 4 लाख रुपए। ऐसे कह रहा है आपकी कुल बिक्री 6 लाख, ओपनिंग डेटर्स 80,000, क्लोजिंग डेटर्स आपके 1,20,000 और देनदारों से प्राप्ति दे रहा है आपको 2,80,000। तो कैश सेल्स का अमाउंट कितना होगा, तो वो होगा आपका 2,80,000। ठीक है बच्चों, और लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक कंपनी में निम्नलिखित शेष है, विनियोगों पर आपका प्रारंभिक शेष है 60,000 और विनियोगों का अंतिम शेष है आपका 4,20,000। तो कहा है आपसे कि वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने प्रारंभिक विनियोगों में से 50% विनियोग 50,000 रुपये के लाभ पर बेच दिए, तो विनियोजन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह कितना होगा, तो वो होगा आपका 3,90,000 रुपये। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको जो न्यूमेरिकल्स दिए हैं इसमें हिंट के तौर पर कि ऐसे न्यूमेरिकल ही आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, और कोशिश करूँगा कि जो प्रीवियस ईयर में आए हुए न्यूमेरिकल हैं वो भी मैं आपको कुछ बता दूं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्योंकि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है आपका, फंड फ्लो स्टेटमेंट है और रेशियो एनालिसिस है, तो जो लास्ट ईयर तक 2014 से लेकर के 2020 तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो आपका पेपर था उसमें भी ये तीनों चैप्टर्स थे। तो मैं कोशिश करूंगा कि उनमें जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं तो वो क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा दूं। मेरे पास रखे हैं वो क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, ताकि आपको हेल्प हो सके कि ऐसे क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ने पूछे थे। बट आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा, इसके लिए आपको मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। ठीक है, ताकि आप भी बेनिफिट ले सकें और आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी बेनिफिट ले सकें। आप सभी बच्चे मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा, ये सारे क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं यूनिट नंबर 4 भी अपलोड कर दूंगा हिंदी मीडियम में, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की और वेरिएंस एनालिसिस की, तो आप उसकी भी स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू व्यूअर्स।